नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा वाले इस विषय में दोस्तों, जिसमें कि अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसका 5वां लेक्चर आज होने जा रहा है। और आज हम एक अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ई गवर्नेंस सर्विस। ठीक है ना। तो इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन सब पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। याद रहे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो भी मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं, ये एग्जाम 2024 से लेकर 2027 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूं। इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ने योग्य नहीं है। जो भी नए छात्र हैं, एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको वो सभी आवश्यक सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ई कॉमर्स, माफ कीजिएगा, ई गवर्नेंस। एक बात और याद रहे दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन चल रहा है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही छात्रों के लिए है। याद रहे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश के कंटेंट रखने की, ताकि आपको कहीं किसी प्रकार से किसी तरीके से भी डिफिकल्टीज ना फेस करना पड़े। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ई गवर्नेंस। पूछा गया है कि ई गवर्नेंस से जो विकल्प दिए गए हैं, मैं ओपन कर दूं पहले आपको। ये 3 विकल्प दिए गए हैं, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस। पूछा यह जा रहा है कि इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो ई गवर्नेंस से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, ई गवर्नेंस से संबंधित नहीं है। प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबोव, नन ऑफ दिस। अर्थात ये कि प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों ही ऑप्शन ई गवर्नेंस से रिलेटेड है या ई गवर्नेंस के भाग है, पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर। ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या है या ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, या इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म है, सही फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्लियर है। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The main objective of e-governance is, e-governance का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ई-गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थात कि उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, इनहांसिंग गवर्नेंस, गवर्नेंस को जो है बढ़ाना या सुधार करना उसमें। इसके अलावा मॉनिटरिंग या फिर कंट्रोलिंग। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो याद रहे दोस्तों, ई गवर्नेंस के जो मुख्य उद्देश्य है, ई गवर्नेंस लाने का के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, वो गवर्नेंस को इनहांस करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और उसको कंट्रोल करना, ये सभी इसी के पार्ट कहे जा सकते हैं, अर्थात कि इसके मुख्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव कहे जा सकते हैं। इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस यूज। ई गवर्नेंस किसका उपयोग करता है? आईसीटी का, या आईटीसी का, या सीआईटी का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो ई गवर्नेंस जो उपयोग करता है दोस्तों, आईसीटी का उपयोग करता है। चलिए इनके बारे में जरा थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईसीटी क्या होता है, आईटीसी क्या है और सीआईटी क्या है। इनके फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं। इनके फुल फॉर्म है, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और वहीं आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सीआईटी का फुल फॉर्म होता है कैश इन ट्रांजिट। तो अगर आप इन सभी के फुल फॉर्म्स के बारे में परिचित हैं, फुल फॉर्म जानते हैं, फुल फॉर्म का अगर आपको नॉलेज है, तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों का राइट आंसर टिक लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये तो समझ लीजिए कि रीढ़ है ई गवर्नेंस की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग should be considered as a objective of e-governance। ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव, फिर से ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ई गवर्नेंस का उद्देश्य हो सकता है? अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन ए कहता है अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी कहता है ट्रांसपेरेंसी, या फिर रिड्यूस करप्शन।
जवाबदेहिता, ऑप्शन ए कहता है जवाबदेहिता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करना। बताइए क्या ई गवर्नेंस के ये उद्देश्य हो सकते हैं? तो एग्जैक्टली ये सभी ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्य कहे जा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ई गवर्नेंस? तो ई पूछा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विकल्प दिए गए हैं कौन कौन, G2G, G2B, G2C या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन जो तीन विकल्प आपको दिख रहे हैं ए, बी और सी, पूछा गया इनमें से कौन ई गवर्नेंस का टाइप नहीं है, ई गवर्नेंस के टाइप नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पूछा गया है, नॉट। ठीक है ना, कि ई गवर्नेंस का प्रकार कौन सा नहीं है। अगर ई गवर्नेंस का प्रकार पूछा जाता तो ये तीनों ही हो जाते, क्योंकि G2G, G2B और G2C तीनों ही ई गवर्नेंस के प्रकार है, इसलिए सही आंसर आपका डी होगा। फुल फॉर्म में आपको यहां, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे, इसके फुल फॉर्म के बनने वाले, इसलिए मैं यहां पर आपको इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। आगे हम और इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं कि G2G का मतलब क्या होता है, G2B का अर्थ क्या होता है, G2C का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है G2G स्टैंड फॉर, ठीक है ना, G2G का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, होगा भी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से जान ले G2G का मतलब क्या होता है। तो G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G फॉर गवर्नमेंट और टू दैट और G फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अर्थात ये कि ऐसा कार्य या ऐसी प्रक्रिया जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के लिए ही की जाए। क्लियर है? इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ ई गवर्नेंस? तो ई गवर्नेंस का एलिमेंट पूछा गया है, तत्व पूछे गए हैं। ई गवर्नेंस के मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस के, ठीक है ना, गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेस और इन्वेस्टर या फिर ये सभी। तो यार देखिए ना, ई गवर्नेंस के तत्व पूछे गए, एलिमेंट पूछे गए हैं, तो ई गवर्नेंस किस पे कार्य करेगा? गवर्नमेंट तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ सिटीजन कितना आवश्यक होगा उसके लिए, ठीक है, गवर्नेंस के लिए सिटीजन भी आवश्यक है। इसी के साथ ही साथ में जो बिजनेस होते हैं उस कंट्री के अंदर और उस कंट्री में जो इन्वेस्टर होते हैं, ये सभी गवर्नेंस के एलिमेंट कहलाते हैं। तो ई गवर्नेंस के एलिमेंट ये सभी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट पूछी गई है, आवश्यकता पूछी गई है। सॉरी, तो ऑप्शन ए कहता है क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, क्या सेमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, या ऑप्शन बी कहता है रिमॉडलिंग इंटरनल इफिशिएंसी हो सकती है, या ऑप्शन डी सी कहता है कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, या ऑप्शन डी कहता है ये सभी हो सकते हैं। तो ई गवर्नेंस की आवश्यकता एग्जैक्टली सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो है ही है, साथ ही साथ रिमॉडलिंग इंटरनल इफिशियंसी भी है और कॉस्ट रिडक्शन, अर्थात ये हुआ इसका सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो अबाध तरीके से संचालित होती रहे, एक्सचेंज होती रहे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अबाध प्रकार से बिना रोक टोक के पहुंचती रहे। ठीक है ना, तो ये तो रिक्वायरमेंट है ही है ई गवर्नेंस की, साथ ही साथ में रिमॉडलिंग इंटरनल इफिशियंसी, तो आंतरिक जो इंटरनल इफिशियंसी है उस इंटरनल इफिशियंसी का पुनर्निर्माण करना भी ई गवर्नेंस की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। वहीं कॉस्ट को कम करना भी इसकी प्रमुख आवश्यकता है, इसलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ G2C? यहां पर G2C का एग्जाम्पल पूछा गया है, कौन सा है? G2C का फुल फॉर्म पहले आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या होगा दोस्तों? G फॉर गवर्नमेंट और C फॉर सिटीजन, ठीक है ना, C फॉर सिटीजन, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब गवर्नमेंट टू सिटीजन का एग्जाम्पल यहां पूछा गया है, ई सिटीजन या ई ट्रांसपोर्ट या ई मेडिसिन या फिर ये सभी। तो याद रहे, देखिए गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो ई सिटीजन ई गवर्नेंस का ही एक भाग है। उसी तरह से ई ट्रांसपोर्ट या ई मेडिसिन, ये सभी
ये सभी सिटीजन के ही पार्ट है, सिटीजन और ई गवर्नेंस के पार्ट है, इसलिए ये तीनों ही एग्जाम्पल G2C के होंगे, गवर्नमेंट टू सिटीजन के होंगे। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ई एजुकेशन बिलोंग टू, ई एजुकेशन से किससे संबंधित है? ई एजुकेशन जो है किससे संबंधित है या किसके अंतर्गत आती है? ई एजुकेशन G2G के अंतर्गत या G2C के अंतर्गत या G2B के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं। तो अब तक पिछले प्रश्न के आधार पर आप लोग इसका अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये जो है ये G2C के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एजुकेशन किसको दी जाएगी? सिटीजन। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, C2G का मतलब क्या होता है? तो इसी को G2C का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसको उल्टा कर दिए, सिटीजन टू गवर्नमेंट। ठीक है ना, सिटीजन टू गवर्नमेंट। तो कंज्यूमर टू गवर्नमेंट या सिटीजन टू गवर्नमेंट या सिटीजन टू गवर्नेंस या ऑल, तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। ठीक है ना, सिटीजन टू गवर्नमेंट। ये बस ये पॉइंट कुछ शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म जो है इनको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और छोटी सी गलती हमारी इनको कर, ये सामान्य सा क्वेश्चन है यार सॉरी, सामान्य सा क्वेश्चन है, इनको आसानी से किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर C2G का एग्जाम्पल पूछा गया है, मतलब सिटीजन से गवर्नमेंट का एग्जाम्पल पूछा गया है। विकल्प है आपके सामने 4, ई रेलवे, ई मेडिसिन, ई डेमोक्रेसी या फिर कोई नहीं। तो याद रहे दोस्तों, G2C में हम जो है सिटीजन को फोकस कर रहे थे, तो C2G में हम गवर्नमेंट को फोकस करेंगे। रेलवे की बात होगी तो ये सिटीजन में चला जाएगा, मेडिसिन भी सिटीजन के लिए होती है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट का पार्ट है। तो ई डेमोक्रेसी जो होती है, ई लोकतंत्र जो होता है, यह C2G का ही एक उदाहरण होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू G2G। पूछा गया है कि जो विकल्प दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा विकल्प है जो G2G से संबंधित नहीं है या G2G के अंतर्गत नहीं आता है? ई सेक्रेटरीट या ई पुलिस या ई कोर्ट। तो याद रहे दोस्तों, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ई सेक्रेटरीट या ई पुलिस या ई कोर्ट, ये सभी गवर्नमेंट के ही पार्ट है। ठीक है ना, तो इसमें से और ना ऑप्शन ए सही होगा, ना बी, ना डी, सी, और बल्कि ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो नोट लगा होता है ना बीच में, इसको विशेष फोकस करिएगा एग्जाम में। और देखा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, जो गलती करते हैं ना, रॉन्ग आंसर चूज करते हैं ना, उनके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इस नोट को इग्नोर कर देते हैं। पढ़ते जरूर है लेकिन नोट को इग्नोर कर देते हैं और राइट की ओर भागते हैं और वही ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए इस पर विशेष फोकस करें एग्जाम में। जब भी एग्जाम में लिखने बैठे आप लोग, आंसर करने बैठे ना, तो इसको प्रश्न को विशेष फोकस के साथ रहें। नोट पूछा गया है तो उसमें से वो ऑप्शन ढूंढिए जो उससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाकी समझदार आप लोग हैं। द सर्विस स्टेट वाइड नेटवर्क बिलोंग टू। पूछा गया है वाइड नेटवर्क मतलब विस्तृत नेटवर्क, जो हमारा विस्तृत नेटवर्क होता है किसी राज्य का, वो किससे संबंधित है? तो यार नेटवर्क तो गवर्नमेंट से संबंधित है, सही है ना, गवर्नमेंट संबंधित है। और ये नेटवर्क प्रोवाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। तो क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? तो ऑप्शन यहां पर क्या सही होना चाहिए? G2G। ठीक है ना, G2G। वाइड नेटवर्क किस रिलेटेड है? गवर्नमेंट से। ठीक है, इसलिए G2G इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G2B स्टैंड फॉर, G2B का मतलब क्या होता है? तो यार G2B का मतलब होगा आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्या होगा? गवर्नमेंट टू बिजनेस, और इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, एक सेकेंड, गवर्नमेंट टू बिजनेस सही है, ये गवर्नेंस पर मैंने टिक मार दिया था, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, ये गवर्नेंस है बल्कि गवर्नमेंट टू बिजनेस आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ G2B। G2B का अर्थात गवर्नमेंट टू बिजनेस का एक एग्जांपल पूछा गया है। ई टैक्सेशन, ई रेलवे, ई मेडिसिन या ये सभी। तो देखिए ऑप्शन ए को देखिए आप पहले, ई टैक्सेशन, टैक्स कौन पे करता है? तो टैक्स, चलिए इसको एक मिनट के लिए छोड़िए, क्योंकि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए। ऑप्शन बी पर चलिए, पहले बी को देखिए, रेलवे।
रेलवे डिपार्टमेंट किसके अंडर होता है? गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपका? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का। उसी तरह से ऑप्शन सी को देखेंगे, मेडिसिन। तो मेडिसिन किसके लिए होती है दोस्तों? सिटीजन के लिए, सिटीजन्स के लिए। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है टैक्सेशन, तो टैक्स पे कौन करता है? अगर हम इंडिविजुअली टैक्सेशन को छोड़ दें तो एक बिजनेस बेस जो होते हैं ना, वो विशेष रूप से टैक्सेशन के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए ये जो क्षेत्र होगा वो G2B का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, ई टैक्सेशन, ठीक है ना। G2B का बेस्ट एग्जाम्पल ई टैक्सेशन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G2N का मतलब क्या होता है? G2N का गवर्नमेंट टू नेट, गवर्नमेंट टू एनजीओ, या गवर्नमेंट टू एनजीओ, या फिर ये इनमें से कोई नहीं। याद रहे G2N का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू एनजीओ। क्या होगा? गवर्नमेंट टू एनजीओ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिलॉकर। डिजिलॉकर के बारे में आई थिंक कि आप लोग सभी जानते होंगे, आप लोग सभी जानते डिजिलॉकर, ठीक है ना, जहां पर हम ई डॉक्यूमेंट्स को हम जो है सिक्योर रूप से रख सकते हैं। डिजिलॉकर एक मोबाइल ऐप है, उसमें हम अपने जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब को डिजिटल फॉर्मेट में सिक्योर रूप से रख सकते हैं, वहां से कभी चोरी नहीं हो सकते वो डॉक्यूमेंट। और वो जो है हमारे आधार कार्ड से लिंक होता है डिजिलॉकर, जिसे हम कभी भी कहीं पर भी एक्सेस करके अपने डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग संभवतः जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आज ही गूगल करके इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए, और उसके बाद में जो है आप मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर के ये डिजिलॉकर वाली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसका जान लेते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। कीप डॉक्यूमेंट सेफ, बता ही चुका हूं, डॉक्यूमेंट को सेफ रखना। ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिफिकेशन करना। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड एक्सेस प्रदान करना। ये सभी इसकी खासियतें हैं, मतलब इस सभी के ऑब्जेक्टिव है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। कौन सी एप्लीकेशन है जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च की गई थी? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत UMAG, उमैग, या उमंग, या मैंग, या नन ऑफ दिस। तो इन सबका कोई मतलब नहीं निकलता है। ऑप्शन बी जो है, आपने नाम भी सुना होगा, उमंग एप्लीकेशन, जो कि एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और इसी एप्लीकेशन को इंडियन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था, जिसका लोगो जो है कुछ इस प्रकार का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है उमंग क्या है? तो उमंग यार सीधी सी बात है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसलिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है उमंग ऐप इज यूज्ड टू एक्सेस। उमंग जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये किसे एक्सेस करती है? यूज टू एक्सेस, किसको एक्सेस करती है? स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? यह कहे कि इन दोनों सरकारों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को। तो एग्जैक्टली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सभी सर्विसेज जो होती है, उन सभी को इस उमंग ऐप पर देखा जा सकता है। क्लियर है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पेज है, डोंट वरी। 24 क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उमंग ऐप इज डेडिकेटेड फॉर। उमंग ऐप किसके लिए, किसको डेडिकेट की गई है? उमंग ऐप किसके लिए या किसके लिए समर्पित है? किसके लिए समर्पित है? रेलवे सर्विस के लिए, एयरलाइन सर्विस के लिए, बस सर्विस के लिए, या इन सभी के लिए? तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, उमंग एप्लीकेशन जो है यह रेलवे सर्विस को डेडिकेट की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन बी एक्सेस थ्रू उमंग ऐप। तो उमंग ऐप के माध्यम से किसको एक्सेस किया जा सकता है? ऑप्शन ए है PNR स्टेटस, या ट्रेन शेड्यूल, या लाइव स्टेशन डिटेल। तो इसका भी राइट आंसर तीनों ही हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन में फिर से हम जो है इसी वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उन पर डिस्कस करेंगे, और इसके तुरंत बाद में नया टॉपिक जो है आपका आ जाएगा। दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा मेरे द्वारा प्रारंभ में की गई बात को, कि जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बहुत कम समय लगता है इनका रिविजन लगाने में, बहुत कम समय में इनका रिवीजन आसानी से लगाया जा सकता है, तो क्वेश्चन छोड़ने का कोई महत्व ही नहीं है कि कुछ क्वेश्चनों को हम स्किप कर दें या छोड़ दें। तो जरूरत नहीं किसी क्वेश्चन को छोड़ने की यार, बहुत कम क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और बिल्कुल यकीन रखिए कि जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने एक बार रिविजन अच्छे से लगा लिया, क्लास देखने के बाद में एक बार अच्छे से रिविजन अगर आपने लगा लिया ना, तो मैं 100% पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट हो जाए, सारे क्वेश्चन आप इजीली लगा करके आओगे। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।